अब बढ़ते हैं खबरों में। खबर डोईवाला से, जहां रानी पोखरी के लिस्ट्राबाद क्षेत्र में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर चल रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में विकास और उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर शासन स्तर पर जल्द ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि आंदोलन राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। उनका स्पष्ट कहना था कि विपक्ष के लोग राजनीति करेंगे, लेकिन सरकार का फोकस केवल विकास कार्यों पर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसे धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गोरेला ने भी मुख्यमंत्री के रुख का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं इस विषय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और भरोसा दिया कि रानी पोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि विश्वविद्यालय के निर्माण से क्षेत्र में शिक्षा और विकास के नए अवसर खुलेंगे। निश्चित तौर पर कल आप सब लोगों ने देखा कि जब वहां पर मैं भी मौके पे गया था, वहां पर कुछ लोग हमारे थे, वहां पर आंदोलन कर रहे थे, तो हमने भी उन्हें कहा था, आश्वासन किया था कि देखिए हमारी लॉ यूनिवर्सिटी जो हमारी है 2019 में जिसका तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने जिसका भूमि पूजन किया है और इसका शासनादेश भी हुआ है और कैबिनेट से इसका हुआ था, तो इस पे हम कहीं ना कहीं सकारात्मक हम इसका तो निकालेंगे। हमारे विधायक जी ने कल मुझे अवगत कराया था कि कहीं पर भी वैसे यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बनना चाहिए वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है। तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। खबर देहरादून से, जहां सेवानिवृत्त श्रम उपायुक्त समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस सदस्यता कार्यक्रम में नए सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री प्रीतम सिंह धामी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की मुहिम में सहभागी बनने का प्रण लिया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और 20 सूत्रीय समिति के उपाध्यक्ष ज्योति गोरेला एवं प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें पार्टी में शामिल कराया। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भाजपा सरकार की कार्य संस्कृति से प्रभावित होकर कई लंबे समय से सक्रिय लोग अब पार्टी का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री धामी का संकल्प है कि उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए और नए सदस्यों के बल तथा अपार जन समर्थन के कारण यह लक्ष्य अवश्य हासिल होगा। कार्यक्रम में नई उम्मीदों और जन सहभागिता के साथ पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। भगवती से प्रार्थना करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और इस उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो विकास की एक धारा बही है और जो एक सरकार की कार्य संस्कृति दिखती है, उस कार्य संस्कृति से, उस विकास से प्रभावित होकर के पिछले कई महीनों से निरंतर लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होते आ रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां सेलाकुई क्षेत्र में बजरंगबली स्थित पांडे स्टोर पर अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर 14.2 किलोग्राम के 2 सिलेंडर और 5 किलोग्राम के 5 सिलेंडर के साथ रिफिलिंग किट जब्त की। जब्त किए गए सिलेंडरों को अनिकेत गैस एजेंसी झांझरा के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं रिफिलिंग किट को थाना सेलाकुई में जमा कराया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने संबंधित स्टोर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि अवैध रिफिलिंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। अधिकारियों ने दुकानदारों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत एजेंसियों से ही गैस सिलेंडर खरीदें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। यह कार्रवाई जिले में अवैध गैस रिफिलिंग को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। अधिकारी इस मामले में सख्ती बरतते हुए सभी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।
ये तो सेंटर एरिया हो गया दोनों। खबर देहरादून से, जहां लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय रणनीति बैठक आयोजित की गई। बैठक में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और उभरती सामरिक चुनौतियों पर गहन विमर्श हुआ। बैठक में वैश्विक सुरक्षा, आधुनिक युद्ध तकनीकी, साइबर खतरे और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि भविष्य के युद्ध केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल, आर्थिक और साइबर मोर्चों पर भी लड़ी जाएगी। उल्लेखनीय है कि बैठक में सुरक्षा एजेंसियों, तकनीकी विशेषज्ञों और रणनीतिक सलाहकारों ने भाग लिया और संभावित खतरों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। चर्चा में यह भी कहा गया कि उभरती तकनीकी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सतत निवेश आवश्यक है। बैठक का उद्देश्य राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करना, नई चुनौतियों का पूर्वानुमान और समय पर निर्णय लेना था। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि भविष्य में सभी तैयारियां त्वरित और प्रभावी रूप से की जाएंगी। खबर देहरादून से, जहां तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 42 सीटर विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ के लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के पर्यटन इतिहास में नया अध्याय शुरू किया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना कि एक समान व्यक्ति भी हवाई सेवा का लाभ उठा सके, अब साकार होता नजर आ रहा है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राज्य के कई अन्य स्थानों के लिए होली सेवा भी प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस सेवा से पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सीमांत क्षेत्रों के लोगों को सुविधाजनक परिवहन और बेहतर आर्थिक अवसर भी मिलेंगे। पर्यटन इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी विशेषकर बधाई के पात्र हैं। आज पिथौरागढ़ के लोगों की जन आकांक्षाओं के अनुरूप आज 42 सीटर जहाज को हरी झंडी दिखाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और पिथौरागढ़ की जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खबर नैनीताल से है, जहां जिले के भवाली जोली कोट मार्ग पर गेठिया के पास केमू कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों ने सूचना मिलने पर मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बस में फंसे 8 घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार बस हल्द्वानी से भवाली की ओर जा रही थी और सुबह के समय कुल 14 यात्री उसमें सवार थे। बस गैठिया के पास पहुंचते ही चालक का नियंत्रण खो गया और वाहन सड़क पर पलट गया। दुर्घटना के कारण यात्री दहशत में आ गए और कई को मामूली चोटें भी आईं। अधिकारियों ने बताया कि घायल यात्रियों का उपचार जारी है और मृतक के परिजनों को राहत पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे ने मार्ग पर सड़कों की सुरक्षा और बस चालकों की सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का भरोसा दिया है। ये सूचना मिली थी हमें उससे क्या बोलते हैं आपदा नैनीताल से कि यूपी के पास एक बस पलटने की सूचना है। तो हम लोग तुरंत कार्रवाई की और फायर दोनों बराबर है। तो हमने यहाँ पर पहुंचे तब तक घायलों को निकाल दिया था लोकल द्वारा और सिविल पुलिस हम सब लोगों से पहले पहुंच चुकी थी।
उनके द्वारा घायलों को निकाल दिया गया था। और ड्राइवर से मेरी बात हुई थी, उसने घटना का कारण बताया था। मोड़ पे एक गाड़ी को पास देने के लिए गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी और ओवर रेस हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी बचाने के चक्कर में वो गाड़ी बस के लोड के कारण पलट गई। खबर देहरादून से है, जहां थाना प्रेमनगर क्षेत्र में युवकों के दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में घायल युवक की मौत के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी अंकित भारद्वाज को नंदा चौकी के पास से दबोचा गया। उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल डंडा भी बरामद हुआ है। घटना 23 मार्च की रात केहरी गांव में हुई थी। इसमें गंभीर रूप से घायल खबर देहरादून से, जहां परेड ग्राउंड में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2026 का आयोजन भव्य रूप से चल रहा है। इस महोत्सव में देश के 12 राज्यों से आए जनजातीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी समृद्ध परंपरा और कलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, गीत और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और उसके महत्व को दर्शाया जा रहा है। यह महोत्सव न केवल संस्कृति को जीवित रखने का अवसर है, बल्कि नए तरीकों से जनजातीय विकास और परंपराओं को बढ़ावा देने का भी मंच। उत्तराखंड सरकार ने इस महोत्सव के माध्यम से राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित किया है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में आमजन और छात्र भी मौजूद हैं। आयोजकों ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय पहचान को सशक्त करना और नई पीढ़ी में उनकी संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करना है। महोत्सव में स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक वेशभूषा और शिल्प प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी 3 वर्ष पूर्व कि प्रत्येक वर्ष जनजातीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए और जनजातीय कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए, ताकि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें और जो नए बच्चे हैं वो इन लोगों को देखकर सीखें और वो भी संस्कृति में आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो उन्होंने 3 वर्ष को ये घोषणा की थी और उसी क्रम में तृतीय जनजातीय महोत्सव जो हम देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कर रहे हैं। हमारे गोंडी आदिवासियों का पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य को लेकर हम भारत के हर कोने कोने में प्रस्तुत कर चुके हैं और हमारे आदरणीय सोलंकी सर ने हमें यह मौका दिया हर साल की भांति इस वर्ष भी। तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा कि जो ये जनजातीय महोत्सव हो रहा है, जिससे हमारी संस्कृति की पहचान बन रही है। हम चाहते कि ऐसे प्रोग्राम हर स्टेट में और या हर राज्य में होना चाहिए, क्योंकि एक जनजाति बचाने का ही एक यही मात्र एक जरिया है, क्योंकि सब अपनी संस्कृतियां भूल रहे हैं, अपना पहनावा, अपना खान पान, ये सब भूल रहे हैं। मैं तो यहाँ पे उत्तराखंड में आया वो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे जनजातीय महोत्सव करके। और हम लोग महाराष्ट्र से हैं और मेरा नाम अक्षय ध्रुवे है। जो महाराष्ट्र से जो डांस फॉर्म, हमारा डांस फॉर्म जो खापरी डांस फॉर्म है, जो महाराष्ट्र में किया जाता है, स्पेशली नागपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड राज्य की सियासत में आजकल केवल मंत्रिमंडल से संबंधित ही चर्चा सुनाई दे रही है। लंबे समय के इंतजार व कई आस लगाने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री धामी ने काफी समय से रिक्त पड़ी धामी कैबिनेट की 5 सीटों को भर दिया है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट में पूर्ण रूप से 12 सदस्यों वाली हो गई है। उत्तराखंड की राजनीति में चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन यानी कि 20 मार्च एक अहम दिन रहा, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 5 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया। इस विस्तार में भाजपा के 5 विधायक मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा, राम सिंह केड़ा और खजान दास को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के दूसरे टर्म में पहली बार फुल फ्लेज 11 मंत्रियों वाली मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहला मौका था जब सारे मंत्री नए पुराने एक साथ बैठे थे। नए मंत्री जो कि पहली बार विधायक से मंत्री बने, उनके चेहरे काफी खिले हुए नजर आए।
नए मंत्री नई ऊर्जा के साथ कैबिनेट बैठक में पहुंचे। तमाम नए मंत्री जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए, इनकी ऊर्जा देखने लायक थी। पहली बार मंत्री बने लोगों में राम सिंह केड़ा, भारत चौधरी और प्रदीप बत्रा काफी खुश, जोश में और आत्मविश्वास के साथ नजर आए। खजान दास और मदन कौशिक के पास मंत्री रहने का पहले भी अनुभव रहा है। अपनी पहली कैबिनेट में ये मंत्री सूट बूट पहने नई ऊर्जा के साथ नजर आए। इन मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक में शामिल होने का अनुभव साझा किया। वहीं विपक्ष जिस प्रकार पहले मंत्रिमंडल विस्तार करने को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा था, तो अब मंत्रिमंडल के विस्तार हो जाने के बाद भी नाखुश दिखाई दे रहा है और एक बार फिर धामी कैबिनेट की टीम पर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, झील से देखिए। इस मामले में कांग्रेस में मैंने देखा, तिवारी जी के समय मैं भी रहा, सब डॉक्टर प्रभात जी रहे, प्रताप सिंह जी रहे, सब सीनियर लोग जो अनुभवी लोग थे, उन लोगों को मौका मिला। आप बीजेपी समय का मंत्रिमंडल देख लो, ये इस समय का मंत्रिमंडल अब परिपक्व मंत्रिमंडल है। जैसे बचकाने टाइप का सना है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मंत्रिमंडल है ये कोई। आप मुझे बता दो, उनको सीखने के लिए ABC, अब जैसे हमने ABCD, अब जो नर्सरी से ABCD शुरू कर रहा है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, मैं तो विधानसभा में लीडर ऑपोजिशन तभी कहा, अब हम उनके मुकाबले अंग्रेजी नहीं बोल सकते, चाहे कुछ कर ले भाई। हमने 6 से शुरू किया, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट, हमने 6 से शुरू किया। हमारी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। सब नहीं है, समय की बात मैं अगर करता हूँ तो उनका अपना रवैया है, अपना उनका तजर्बा है और बहुत ही वरिष्ठ भी है, वो सीनियर नेता है। किंतु मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि उनके कामकाज में उनकी कैसी रीति रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पे तवज्जो देती है, अपने कार्यों को तवज्जो देती है और अल्प समय की बात जो कर रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है। धामी के नए मंत्रिमंडल विस्तार पर अब नई बहस शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता दल भाजपा में लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं पर चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। आगामी 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और उससे कुछ महीने पहले आचार संहिता भी लग जाएगी, जिससे कहा जा सकता है कि लगभग 8 से 9 महीने तक की अवधि सरकार के पास कार्य करने के लिए रह गई है। कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद मिले हुए विभाग में कम से कम 6 महीने की अवधि विभाग के कार्यों को समझने में लगती है। इतने कम समय में किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे वो भगवान भरोसे है। वहीं भाजपा ने भी विपक्ष के इस हमले को लेकर पलटवार किया है। यूकेडी का भी यही मानना है, जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है, विपक्ष बार बार, विपक्ष का मतलब जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि आगे कार्य कैसे करेंगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। यूकेडी का ये मत है कि ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण समय है और जो अगला आपका विधानसभा सत्र होगा उसके लिए उन्होंने कुछ न कुछ आपको देना होगा। ये राज्य की लिए उनकी एक सौगात हो सकती है। ये जो चुनौतीपूर्ण समय उनके पास आया है वो कितना इसको भुना पाते हैं, ये देखने के गर्व की बात है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से धामी सरकार बड़ी उदासीन रही, अपने पिछले 4 वर्षों में वो 3 कैबिनेट को नहीं भर पाई, फिर उसके बाद 2 कैबिनेट और खाली हुए, वो भी उन्होंने बिल्कुल नदारत रखे। जिन लोगों को अभी दायित्व मिला है उनके पास समय कितना कम है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, और वो कितना विकास कर पाएंगे ये प्रदेश की जनता देख रही है, जो 9 सालों से प्रदेश के विकास का इंतजार कर रही है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का इंतजार कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रही है, और आपने देखा कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे हैं 9 सालों से। तो ये अचानक क्या हो जाएगा? अचानक आप सोच रहे हैं कि कुछ महीने चुनाव के बचे हैं, अब आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, तो क्या अब विकास की गंगा बहने लगेगी? यानी सरकार ये स्वीकार कर रही है कि पिछले 9 सालों से आपने विकास को अवरुद्ध करके रखा हुआ था, तो अब आप जितना भी धामी जी कह दें अपने मंत्रियों को कि क्षेत्र में जाइए, विधायकों को कह दे क्षेत्र में जाइए, अब जनता समझ चुकी है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 साल सफलतापूर्वक सरकार ने पूर्ण किए हैं और इन 4 सालों में अनेक विकास की इबारतें लिखी गई हैं और कांग्रेस उन सब विकास कार्यों से बौखलाई हुई है। कांग्रेस के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। भारतीय पार्टी की सरकार को देख के कांग्रेस विचलित है और इसी प्रकार से कांग्रेस गाहे बगाहे इस प्रकार के आरोप लगा रही है। और
जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था तब भी कांग्रेस को आपत्ति थी, अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है तब भी कांग्रेस को आपत्ति है। तो कांग्रेस को इस उत्तराखंड के जन सराकरों से लेकर के कोई संबंध नहीं है, वो केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा भी है। भाजपा ने साफ संकेत दिए हैं कि वो चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले चेहरों को तरजीह दे रही है, चाहे वो किसी भी दल से आए हों। साथ ही नए मंत्रियों को मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि जिस उम्मीद और प्रयोजन के साथ नए लोगों को शामिल किया गया है वो सभी काम पूरे होने चाहिए, पब्लिक के सारे काम होने चाहिए और जनता के बीच सभी मंत्रियों की अधिकतम उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। अब ऐसे में बड़ी चुनौती नए मंत्रियों के साथ ही अन्य मंत्रियों के सामने कम समय में लेकर आ चुकी है, क्योंकि मंत्रालय लेकर बैठे इन मंत्रियों को अब जनता के कामों के साथ अपने क्षेत्र में भी प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। अब 2027 का चुनाव जीतने के लिए करो या मरो की स्थिति बन गई है। ऐसे में जनता मंत्रियों के कामों को देखकर ही अगली बार इन्हें सत्ता का स्वाद चखा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों